हेलो क्लास 12th। गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित नौका विहार के आगे का पद्य पढ़ेंगे। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नैनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, जिनके लघुदीपों को चंचल, अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक्षिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, तैरती परी सी जल में, तैरती परी सी जल में कल। रुपहले कचों में हो ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का शशि निस्तेजक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। नौका से उठती जल हिलोर। जल हिलोर मतलब पानी की लहर। हिल पड़ते नभ के ओर छोर, नभ मतलब आकाश। विस्फारित नैनों से निश्चल। विस्फारित नैनों मतलब आंखें फाड़ फाड़ कर। कुछ खोज रहे चल तारक दल। तारक मतलब तारे, दल मतलब समूह, तारों का समूह। ज्योतित कर जल का अंतस्थल। ज्योतित मतलब प्रकाशित, अंतस्थल मतलब हृदय। जिनके लघुदीपों को चंचल, अंचल की ओट किए अविरल। अंचल यानी आंचल, ओट मतलब आड़, अविरल मतलब लगातार। फिरती लहरें लुक्षिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल। झलमल यानी चमकीला। तैरती परी सी जल में कल। तैरती का अर्थ तैरती होता है। कल मतलब सुंदर। रुपहले कचों में हो ओझल। रुपहले यानी श्वेत, कच मतलब केस, ओझल मतलब गायक। लहरों के घूंघट में झुक झुक, शशि दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख। तिर्यक मतलब टेढ़ा। दिखलाता मुग्धा सा रूप। मुग्धा मतलब मुग्ध होने वाली, आकर्षण को देखकर। इस पद्यांश में नौका विहार करने के दौरान जो गंगा की अपूर्व छटा कवि को दिखाई देती है, उसका वर्णन किया गया है। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। गंगा में नौका विहार करते हुए कवि पंत जी कहते हैं कि नौका चलने के कारण जो जल में तरंगे उठती थी और जिसके जल में जो आकाश प्रतिबिंबित हो रहा था, उसका जो है इस छोर से उस छोर तक वह आकाश जो है हिलता हुआ सा प्रतीत हो रहा था। हिल पड़ते नभ के ओर छोर। जब नौका चलती थी तो उससे जो जल की हिलोरें उठती थी और उन हिलोरों में जो आकाश प्रतिबिंबित हो रहा था, वह इस छोर से उस छोर तक हिलता हुआ प्रतीत हो रहा था। विस्फारित नैनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल। और जल में पड़ती तारों की परछाई को देखकर ऐसा लग रहा था मानो तारों का दल जो है जल के अंदर के भाग को प्रकाशित कर
अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहा और विस्फारित नयनों से निश्चय। जो तारों की परछाई पड़ रही थी जल में, उन्हें देख के ऐसा लग रहा था मानो जल के अंदर के भाग को प्रकाशित कर और अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर वह कुछ खोजने का प्रयास कर रहे हों। जिनके लघुद्वीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, गंगा में रह रहकर उठने वाली जो चंचल लहरें थी, वह भी अपने आंचल की आड़ में, अंचल की ओर, आंचल की आड़ में जो है छोटे मोटे जगमगाते तारे रूपी दीपकों को छुपाकर फिरती लहरें लुक्षित पल पल। गंगा में जो चंचल लहरें थीं, जो रह रहकर उठ रही थी, वह भी अपने आंचल की आड़ में तारे रूपी छोटे मोटे जगमगाते दीपकों को छिपाकर प्रति क्षण जो है लुप्ती छिपती हुई सी प्रतीत हो रही है। जो गंगा की जो चंचल छोटी छोटी जो लहरें थी और उस जो चंचल लहरें थी, वह जो है तारे रूपी दीपक को अपने आंचल की ओट में छुपा कर जो है लुप्ती छिपती हुई सी प्रतीत हो रही थी। सामने शुक्र की छवि झलमल, तैरती परी सी जल में कल, और वहीं पास में जो है शुक्र तारे की झिलमिलाती हुई परछाई जब जल में पड़ रही थी तो तैरती परी सी जल में कल, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुंदर सी परी तैरती हुई दिखाई दे रही हो। जो शुक्र तारे की जो झिलमिल चमकती हुई परछाई जब गंगा के जल में पड़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कोई परी जो है तैरती हुई दिख रही हो। रुपहले कचों में हो अजय, जो कभी कभी चांदी जैसे रुपहले बालों अर्थात गंगा की लहरों में छिप जाती है। रुपहले कचों में हो अजय, जो परी तैरती हुई दिखाई दे रही थी, वो कभी कभी जो है चांदी जैसे रुपहले बालों में, रुपहले कचों में हो अजय, रुपहले बालों में छिप जा रही थी, अर्थात गंगा की लहरों में छिप जा रही थी। लहरों के घूंघट में झुक झुक दसवीं का शशि निस्तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक, और जल में प्रतिबिंबित जो है दसवीं का चांद था। दसवीं तिथि थी, तो जल में प्रतिबिंबित जो है दसवीं का चांद था, जिसका तिरछा मुख जो है कभी लहरों में छिप जाता था तो कभी दिखाई पड़ता था। लहरों के घूंघट में छुप छुप दसवीं का शशि निस्तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। जो दसवीं का चांद था, उसका जो है तिरछा मुख था, वो कभी लहरों की ओट में छुप जाता था तो कभी दिखाई देता था। इससे ऐसा लगता था कोई मुग्धा नायिका जो है अपने मुख को कभी कभी घूंघट में छिपा लेती है और कभी जो है उसको बाहर कर देती हो। यहाँ पे दसवीं के चांद की तुलना जो है किसी मुग्धा नायिका से किया गया है। नौका से उठती जल हिलो, हिल पड़ते नव के और छोर। पंत जी कह रहे हैं कि जब नौका चल रही थी जल में, तो जो उसमें जल की हिलोरें उठ रही थी, पानी की जो हिलोरें उठ रही थी, जो लहरें थीं, उसमें जो आकाश प्रतिबिंबित हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे इस पार से उस छोर से इस छोर तक आकाश जो है हिल रहा हो, और उसमें जो विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारे दल, और गंगा के जल में प्रकाशित होने वाला जो तारों का समूह था, वह ऐसा लग रहा था कि जैसे वह गंगा के
अंतर के भाग को प्रकाशित कर उसमें अपने नेत्रों को फाड़े हुए कुछ खोजने का प्रयास कर रहे हैं। जिनके लघुद्वीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल फिरते लहरे लुक्षित पल पर, और जो चंचल गंगा के चंचल लहरों में जो तारे चमक रहे थे, वह ऐसा लग रहा था कि गंगा की चंचल लहरें जो है अपने आंचल की ओट में उन तारे रूपी दीपक को छुपाती हुई, अपने आंचल में छुपाती हुई लुकती छिप रही हो। सामने शुक्र की छवि झलमल तैरती सी परी में जल, और सामने जो शुक्र तारे की छवि चमकती हुई सी जल में दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी जो है तैर रही हो, और रुपहले कचों में ओझल, जो कि अपने रुपहले सुनहरे श्वेत कचों अपने बालों में जो है ओझल हो जा रही थी, छुप जा रही थी, अर्थात गंगा की लहरों में कभी कभी अपने चांदी जैसे रुपहले बालों में छिप जा रही हो, और लहरों के घूंघट में झुक झुक दसवीं का शशिनी तिरक मुख, और गंगा की जो है धारा में जो है गंगा के जल में जो दसवीं का चांद जो है प्रतिबिंबित हो रहा था, वो उसका तिरछा मुख कभी जो है लहरों की चंचलता में छिप जाता था तो कभी दिखाई पड़ता था। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुग्धा नायिका जो है कभी अपने मुख को घूंघट में छिपा लेती थी तो कभी जो है दिखा देती थी। काव्य सौंदर्य इसमें जो है रस शांत है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है, अलंकार उपमा रूपक पुनरुक्ति प्रकाश एवं मानवीकरण है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है। जब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दुरस्त तीर, धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन बिहग क्या बिकल को, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक। जब पहुँची चपला बीच धार, चपला यानी नौका के लिए है, बीच धार मतलब बीच में गंगा के बीच के धारा में, छिप गया चांदनी का कगार, कगार यानी किनारा, दो बाहों में दुरस्त तीर, तीर मतलब भी किनारा, धारा का कृश कोमल शरीर, कृश मतलब दुबला पतला, छिड़काए शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अधीर मतलब व्याकुल, अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, क्षितिज मतलब जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, बिटप माल यानी वृक्षों की जो पंक्तियाँ, बिटप मतलब वृक्ष, माल मतलब पंक्ति, वृक्षों की पंक्ति, लगती भ्रू रेखा श्री अराल, भ्रू रेखा यानी भाव, अराल मतलब टेढ़ी, अपलक नभ नील नयल विशाल, अपलक मतलब लगातार एक तक देखना, नभ यानी आकाश, नील नयन, नयन मतलब नेत्र, विशाल मतलब बड़ा, माँ के उर पर शिशु सा समीप, उर मतलब हृदय, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, उर्मिल मतलब लहरों से युक्त, प्रतीप मतलब विपरीत, वह कौन बिहग, बिहग मतलब पक्षी, क्या बिकल कोक, बिकल मतलब व्याकुल, कोक मतलब चकवा पक्षी, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक, विलोक मतलब देखना, कोकी मतलब चकवी, चकवा और चकवी पक्षी। इस पद्यांश में जो है कवि ने गंगा के दोनों
किनारों के प्राकृतिक दृश्यों का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। जब पहुँची चपला बीच धार। कवि की नाव जब गंगा के मध्य धार में पहुँचती है, जब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। कविवर पंत जी कहते हैं कि जब गंगा की बीच धारा में हमारी नौका पहुँची तो हमारी दृष्टि से जो है चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ जो रेतीला कगार था वह ओझल हो गया, वो हमारी दृष्टि से दूर हो गया। जब उनकी नाव जो है गंगा के बीच धारा में पहुंची तो जो गंगा के किनारे थे चांदनी में चमकते हुए, वो रेतीला कगार जो है उनकी दृष्टि से ओझल हो गया। दो बाहों से दुरस्त तीर धारा का कृष कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। कवि को जो दोनों किनारे जो थे गंगा के, वह ऐसे दूर थे तो ऐसे लग रहे थे, दूर से दिखते दोनों किनारे ऐसे लग रहे थे जैसे वे व्याकुल होकर गंगा की धारा मतलब गंगा इसमें नायिका के रूप में बताया गया है इस पद्य में। तो जैसे वे व्याकुल होकर गंगा की धारा रूपी नायिका के पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहते हों। गंगा जो क्षीण रूपी धारा, एकदम क्षीण गंगा की जो धारा थी, वह ऐसा लग रहा था जो गंगा के तट के जो दोनों किनारे थे वह कवि को ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे वे गंगा की धारा के क्षीण का कोमल शरीर को आलिंगन करने के लिए अधीर हो रहे थे। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भ्रूरेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। और क्षितिज पर बहुत दूर जो वृक्षों की पंक्ति थी जो कि धरती की छटा को अपलक निहारते हुए आकाश के नीले और विशाल नयन की तिरछी भौहों के समान दिखाई दे रही थी। दूर क्षितिज पे जो दोनों तरफ पेड़ों की पंक्तियाँ थी वह धरती की छटा को, धरती की सुंदरता को अपलक निहारते हुए आकाश के नीले और विशाल नयन की तिरछी भौहों के समान दिखाई दे रही थी। माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक द्वीप। और वह छोटा सा गंगा की धारा के बीच में ही एक छोटा सा द्वीप था। माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक द्वीप। और गंगा की धारा में एक छोटा सा द्वीप था जो अपनी लहरों के प्रवाह को रोककर उलट देता था। और वह छोटा सा शांत द्वीप ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा सा शिशु जो है अपनी माँ के हृदय से चिपक कर सोया हुआ हो। गंगा की धारा में जो एक छोटा सा द्वीप था, माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक द्वीप उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीक। गंगा की धारा में एक छोटा सा द्वीप था जो कि लहरों के प्रवाह को रोककर उलट देता था। और छोटा सा शांत द्वीप जो है ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई छोटा सा शिशु अपनी माँ की छाती से चिपक कर सोया हुआ हो। वह कौन विहग, यहाँ कवि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वह कौन विहग, विहग यानी पक्षी, गंगा के ऊपर उड़ता हुआ वह पक्षी कौन है। वह कौन विहग, गंगा के ऊपर उड़ता हुआ वह पक्षी कौन है। क्या बिकल को उड़ता हरने निज विरह शोक, क्या वह व्याकुल चकवा पक्षी है, क्या वह व्याकुल चकवा पक्षी है। मतलब वो अपने ही क्वेश्चन करते हैं कि गंगा नदी के ऊपर वह कौन सा पक्षी उड़ रहा है। फिर अपने ही कहते हैं कि क्या वह कहीं वह व्याकुल चकवा तो नहीं है। उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक, जो भ्रम के कारण जो है जल में अपनी ही परछाई को देखकर उसे चकवी समझ लेता है और उसे पाने की चाह में
अपनी विरह वेदना को मिटाने हेतु जो है व्याकुल होकर आकाश में उड़ा जा रहा है। वह कौन भी है? गंगा के ऊपर जो पक्षी उड़ रहा है उसे देखकर कवि कहते हैं कि वह कौन भी है, वह कौन सा पक्षी है जो गंगा के जल के ऊपर उड़ रहा है। और क्या विकल को, क्या वह व्याकुल चकवा पक्षी है जो कि भ्रमवश जल में अपनी ही छाया को चकवी समझ उसे पाने की चाह में और विरह वेदना को मिटाने के लिए व्याकुल हो आकाश में उड़ता जा रहा है। जब कवि की नाव जो है गंगा के बीच धारा में पहुंच गई तो जो दोनों किनारे थे, जो चंद्रमा की चांदनी में चमकते हुए जो रेतीले किनारे थे, वो जो है छिप गए। और जो दोनों किनारे पर, और वो जो दोनों किनारे थे वो कवि को ऐसे लग रहे थे कि वह दो बाहें हैं जो गंगा रूपी नायिका के कोमल शरीर को आलिंगन करने के लिए अधीर हो रहे हैं। अति दूर क्षितिज पर विद्युन्माल और दूर क्षितिज पर जो पेड़ों की पंक्तियां हैं वो ऐसी लग रही थी जैसे कि अपलक, मतलब वो नीले आकाश के विशाल नेत्र हैं जो अपलक धरती की शोभा को देख रहे थे। और वो जो पेड़ों की पंक्तियां थी वो उनकी तिरछी भौवें थी, लग रहे थी। माँ के उर पर शिशुसात समीप और गंगा की बीच धारा में एक द्वीप था जो कि गंगा की लहरों को अपने, जो कि लहरों के प्रवाह को रोककर उलट देता था। और छोटा सा शांत द्वीप ऐसा लग रहा था मानो कोई छोटा सा बच्चा जो है अपनी माँ की छाती से चिपक कर सोया हुआ हो। और तभी जो है उन्हें एक गंगा के जल के ऊपर एक चकवा पक्षी जो है उड़ते हुए दिखाई दिया। तो पूछते हैं कि यह कौन पक्षी है जो कि उड़ रहा है। फिर उनको समझ में आता है कहीं यह व्याकुल चकवा तो नहीं है जो कि गंगा के जल में अपनी ही परछाई को देख के उसे चकवी समझ लेता है और अपने विरह शोक को दूर करने के लिए उड़ता जा रहा है। काव्य सौंदर्य प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। अलंकार, रूपक, उपमा मानवीकरण और भ्रांतिवान है। रस श्रृंगार है। शब्द शक्ति लक्षणा है। गुण प्रसाद और माधुर्य है। पतवार घूमा अप्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फैन स्फार। बिखराती जल में तारहार, चांदी की सापों सी रलमल। नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खींच तरल सरल। लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उडू झिलमिल। फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह। लग्गी ले ले सहज था, हम बड़े घाट को सहज सा। पतवार घूमा अब प्रतनु भार। प्रतनु मतलब हल्का। नौका भूमि विपरीत धार, धारा के विपरीत। डांडों के चल करतल पसार, डांड यानी पतवार, करतल यानी हाथ। भर भर मुक्ताफल, मुक्ताफल मतलब मोतियों के फल। फेन स्फार मतलब झाग का समूह, जो झाग निकलता है वही, अत्यधिक झाग। बिखराती जल में तार हार, तारों की माला, तारों का हार। रेखाओं सी खींच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल खिल। सौ सौ शशि सौ सौ उडू झिलमिल। शशि मतलब चंद्रमा, उडू मतलब तारे।
चांदी के सापों सी रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल। रलमल मतलब रेंगती हुई, रश्मि मतलब किरण, रेखाओं से खींच तरल सरल, तरल मतलब द्रव, लहरों की लतिकाओं से खींच, लतिकाओं मतलब लता, बेल, सौ सौ ससी सौ सौ उड़, फैले फूले जल में फेनिल। अब उथला सरिता का प्रवाह। उथला मतलब कम गहरी, सरिता मतलब नदी, प्रवाह मतलब धारा। लग्गी ले ले सहज था, लग्गी मतलब जो बल्ली की तरह होता है, था मतलब गहराई की नाप। हम बड़े घाट को सहोत्साह, सहोत्साह मतलब उत्साह के साथ। इस पद्यांश में कवि ने नौका विहार के दौरान जो गंगा के जल में चंद्रमा और तारे प्रतिबिंबित हो रहे हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। पतवार घूमा अप्रत्नुभार, नौका घूमी विपरीत धार। बीच धारा में पहुँचने पे अथाह जल होने के कारण नाव के भार में स्वाभाविक रूप से कमी आ जाती है और इसी आधार पे पंत जी कहते हैं कि जब मेरी नाव जो है गहरे पानी के धारा के मध्य जा पहुंची तो उसका भार जो है अत्यधिक कम हो गया। तब मैंने पतवारों को घुमाकर नाव को धारा की विपरीत दिशा में मोड़ दिया। जब नाव बीच में जाती है, अथाह जल जहाँ रहता है तो वहाँ पे नाव का भार जो है कम हो जाता है और तब जो है कवि कह रहे हैं कि तब मैंने पतवारों को घुमाकर नाव को धारा की विपरीत दिशा में मोड़ दिया। डांडों के चल करतल प्रसाल, भर भर मुक्ताहल, फैन स्फार बिखराती जल में तार हार। और पतवारों के चलने से जल में काफ़ी मात्रा में झाग उत्पन्न हो रहा था। इस दृश्य को देखकर कवि को ऐसा लग रहा था जैसे पतवार अपनी हथेलियों को फैलाकर उनमें झाग रूपी मोतियों को भर भर कर तथा तारों रूपी माला को तोड़ तोड़ कर जल में बिखेर रहे हों। जो पतवार चल रहे थे तो जिससे जल में बहुत सारे झाग उत्पन्न हो रहे थे, तो कवि को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पतवार अपनी हथेलियों को फैलाकर उनमें झाग रूपी मोतियों को भर भर कर तथा तारा रूपी माला को तोड़ तोड़ कर जल में बिखेर रहे हों। चांदी के सापों सी रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं से खींच तरल सरल। और पतवारों के चलने के कारण नदी के शांत जल में जो उठने वाली लहरें थीं वो चांदी के सापों के समान चमकती हुई और आगे की ओर रेंगती हुई सी प्रतीत हो रही थी। और चंद्रमा की किरणें जो है वह लहरों पर पड़कर इस प्रकार नृत्य करती हुई दिख रही थी जैसे बहते हुए जल में असंख्य सीधी रेखाएं खींची हुई हैं। लहरों की लतिकाओं में खिलखिल, सौ सौ ससी सौ सौ उडू, झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल। और एक साथ उठती हुई बहुत सी लहरों में एक ही चंद्रमा जो है सौ सौ चंद्रमा और एक एक तारा जो है सौ सौ तारे बनकर झिलमिला रहे हैं। और उन्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे गंगा रूपी खेत में लहरें रूपी लताएं जो हैं फल फूल रही हो। अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी ले ले सहज था, हम बड़े घाट को सहज सा। और किनारे की ओर लौटते हुए कवि कह रहे हैं कि अब नदी की गहराई कम होने लगी है और हम लग्गी से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए अत्यंत ही उत्साह के साथ जो है घाट की ओर बढ़े जा रहे हैं।
पतवार घूमा प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। जब उनकी नाव एकदम बीच धारा में पहुंची तो वहाँ पे अथाह जल के कारण जो है नाव का भार कम हो गया था। तो कवि ने धारा के विपरीत में अपनी नाव को मोड़ लिया और वापस आने लगे, और जो उनके पतवार चल रहे थे उससे जल में अत्यधिक झाग उत्पन्न हो रहा था, जिसे देख के ऐसा लग रहा था कि पतवार जो है, जो डांड थे, उन जो है अपने हथेलियों से जो झाग उत्पन्न हो रहा था, उन्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे पतवार जो है अपने हथेलियों से उनमें झाग रूपी मोतियों को भर भर कर तथा तारों रूपी माला को तोड़ तोड़ कर जल में बिखेर रहे हों। और पतवारों के चलने के कारण नदी के शांत जल में उठने वाली लहरें जो हैं चांदी के सापों से चमकती हुई आगे की ओर रेंगती हुई सी प्रतीत हो रही हैं, और चंद्रमा की किरणें लहरों पे पड़कर इस प्रकार नृत्य करती हुई दिख रही हैं जैसे बहते हुए जल में असंख्य सीधी रेखाएं खींची हुई हैं। और एक साथ उठती बहुत सी लहरों में एक ही चंद्रमा जो है 100 चंद्रमा के समान, और एक एक तारा जो है 100 तारे बनकर झिलमिला रहे हैं। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे गंगा रूपी खेत में लहरें रूपी लताएं जो हैं फल फूल रही हों। और किनारे की ओर लौटते हुए कवि कहते हैं कि अब नदी की गहराई कम होने लगी है और हम लग्गी से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए अत्यंत उत्साहित होकर घाट की ओर बढ़े जा रहे हैं। इसमें जो है काव्य सौंदर्य, रस शांत है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है, अलंकार अंत्यानुप्रास, रूपक, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश एवं मानवीकरण है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा है।